हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब तक जो हमने चर्चा की वो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर की चर्चा की और उन पैरामीटर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये अब तक हमने सीखा। मीन्स हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, डिराइव किया, बैंडविड्थ डिराइव किया और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डिराइव किया। इस वीडियो में मैं उन्हीं रिजल्ट्स पे या वो जो डेरिवेशन के रिजल्ट्स आए थे उन्हीं पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को हम रेजोनेंस बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरे बताने से पहले आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पढ़िए क्वेश्चन और खुद लगाने का कोशिश कीजिए। चलिए, जिन लोगों ने नहीं लगा पाया है उनके लिए मैं ये प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम में दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी कनेक्ट इन सीरीज। भाई 3 एलिमेंट आर एल सी सीरीज में कनेक्ट हैं और तीनों के क्रॉस वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ सप्लाई वोल्टेज हैज़ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इन तीनों एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, वही कैलकुलेट करना है। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के, क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एंड आल्सो फाइंड आउट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 एलिमेंट आर एल सी बना लिया, तीनों के क्रॉस वोल्टेज को शो कर लिया। सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमने नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको V लिख दिया। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वो लिख दिया। क्वेश्चन बच्चों ये आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसको अगर डायग्राम से प्रेजेंट करते हो तो आपके लिए सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा और जो उस प्रॉब्लम को चेक करेगा, मीन्स आपका एग्जामिनर, उसको भी सलूशन चेक करने में इजी होगी। तो इसीलिए अपनी बातों को आप प्रयास कीजिए, अपने प्रॉब्लम को यूजिंग डायग्राम से आप प्रेजेंट करें, आपका अपना सलूशन डायग्राम से प्रेजेंट करें ताकि चेक करने में इजी हो एग्जामिनर को और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे सके वो। तो यहाँ देखिए, मैंने डायग्राम बना ही लिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लिया मैंने, VR, VL और VC। अब क्वेश्चन में सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। तो भाई आपको सीरीज RLC में आपको पता ही है कि टोटल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका इन तीनों वोल्टेज से रिलेशन क्या होता है, तो वो हमने निकाला था। फेजर डायग्राम मेथड में भी निकाला था, कॉम्प्लेक्स नोटेशन से भी आपको बताया था कि V इज इक्वल टू √VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ VC हमें दिख रहा है साफ साफ बड़ा है। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, आंसर निकाल लिया √10 वोल्ट। तो यहाँ तो पहला पार्ट ख़त्म, ये तो बहुत आसान था। अब हमें निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज RLC के लिए कितना होता है, 1/√LC। तो जब तक L और C की वैल्यू नहीं आप कैलकुलेट कर पाओगे तब तक आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैंने फिर से लिख लिया, VR3, VL और VC। फिर दिमाग लगाया कि यार कैसे निकालेंगे। तो सोचा हमने, खूब सोचा तो हमने ये डिसाइड किया कि VR को मैं I इंटू R लिख दूँ। ठीक है भाई, VL को I इंटू XL लिख दूँ, चलिए ये भी ठीक है। और VC को I इंटू XC रख दूँ और R, XL और XC। R की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। XL आप कर सकते हो 2πf। F देखिए ना, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। भाई ये जो वोल्टेज दिया हुआ है 3, 4, 5, वो कितने फ्रीक्वेंसी पे दिया है, 50। तो XL भी इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमने रख दिया 50, L हमको गिवन नहीं है। सेम इसमें भी XC में जब 1/2π50, C गिवन नहीं है। अब हमारे पास 4 अननोन, एक तो R है, L है, C है और I है। तो अब 4 अननोन वैल्यू और आपके पास इक्वेशन 3 है। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि यार LC निकालना हमारे लिए मुसीबत है और I हमारे पास है नहीं। तो I आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब तक आपके पास Z नहीं होगा तो आप Z नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। भाई I आ जाए तब तो काम बन जाएगा, बट I आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपके पास Z होगा। अब
जेड निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीरीज सर्किट का जेड आपको मालूम है √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ना आपको R पता है, ना L पता है, ना C पता है, तो आप जेड तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये भी आइडिया फेल हो गया कि भाई हम I को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब तो यहाँ मुसीबत हो गई। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार लग रहा है कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ प्रॉब्लम में छोड़ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, आपके आइडिया में मिसिंग है। तो फिर हमने दिमाग लगाया यार चलो इसी इक्वेशन को हेर फेर किया जाए, हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो ध्यान से हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देखा कि यार L इंटू सी है, क्यों ना L और C को अलग अलग निकालने की बजाय दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लें। L इंटू सी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर से हमने सारे इक्वेशंस को ध्यानपूर्वक देखा। तो देखा कि ये जो इक्वेशन है ये तो हमारे किसी काम का नहीं, इसमें R आ रहा है। तो इसको जब हमने देखा LC को, तो तुरंत हमारी आंखों में चमक आई कि यार ये अगर मैं डिवाइड कर दूं तो I हमारे लिए आफत है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये C ऊपर चला जाएगा और L के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हमारा काम बन सकता है। तो आइए जो हमने सोचा और समझा उसको हम करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने अलग से फिर से लिख लिया और यहाँ डिवीजन कर दिया। तो जैसे ही डिवीजन किया ये देखिए I कट गया, C चला गया ऊपर, ये 2π50 मल्टीप्लाइड हो गया, 2π50 का होल स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 4/5। और यहाँ से देखिए मैंने L इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब L इंटू सी आ गया तो हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में हमने L और C की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। L और C नहीं बल्कि L इंटू सी की वैल्यू रख दी हमने और हमारा काम बन गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेकिन हम आइडिया नहीं लगा पाए। हमें लगा कि यार जब तक हमारे पास LC नहीं रहेगा, वैल्यू C और L की नहीं रहेगी, तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि यार अलग अलग वैल्यू निकालने के बजाय दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लें। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों का प्रोडक्ट निकाला और ये वैल्यू जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से प्रॉब्लम को पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए लगाने का। चलिए आपने अगर प्रॉब्लम समझ लिया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम एंड इंडक्टेंस 0.75 ओम। कॉइल है, कॉइल का मतलब L और R दोनों प्रेजेंट है। वो कैसे मैंने सोचा कि यार कॉइल है और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों दिया है, इसका मतलब उस कॉइल में L और R दोनों है। आपको याद होगा इस तरह का मैं बता चुका हूँ। फिर बोल रहा है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज सर्किट। ये जो कॉइल है एक सीरीज सर्किट का पार्ट है और उस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज दे रखी है। अब भाई कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ R और L। कॉइल का मतलब R और L, देखिए ना। और ये बोल रहा है कि ये एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट का पार्ट है। इसका मतलब अगर ये सर्किट रेजोनेंस पे है तो पक्का है कि कैपेसिटर भी है। अब कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है सीरीज दिया है तो सीरीज में कनेक्ट है। अब देखिए इसमें दिया नहीं है सीरीज, इसमें कहीं दिया नहीं है कि कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है, लेकिन हमने आइडिया लगा के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा जो पुराना अब तक का अनुभव है उससे हमने सोच लिया कि यार कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और उस पूरे सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज दे रखी है। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 250 हर्ट्ज, तो फाइंड आउट द लाइन करेंट, पावर कंज्यूम, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, VR, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो बच्चों देखो अगर आपने क्वेश्चन को फील कर लिया ना तो कुछ चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं आपको। तो क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से फील कर लोगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे आप सॉल्व करना है आपको। तो चलिए इसका सलूशन मैंने इधर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ नए पेज से। देखिए अब प्रॉब्लम को मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। RLC 3 ये कॉइल है और कॉइल रेजोनेंस में है, रेजोनेंट सर्किट का पार्ट है और सीरीज सर्किट का पार्ट है, इसलिए कैपेसिटर सीरीज में और कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है और पूरा वोल्टेज है 250 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाइन करंट क्या होगा।
तो बच्चों लाइन करंट शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, तो एक्चुअली जो सप्लाई से करंट निकलता है वही करंट क्या होता है, लाइन करंट। भाई ऐसे नहीं आप बोलते हो जनरल भाषा में कि बिजली अगर भाग जाती है तो आप बोलते हो कि यार लाइन भाग गया। लाइन भाग गया का मतलब लाइन करंट भाग गया। तो ये लाइन करंट मीन्स जो सप्लाई से करंट ड्रॉन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन करंट बोलते हैं। तो आज से आप जान लीजिए सप्लाई करंट इज ऑल्सो नोन एज लाइन करंट। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लाइन करंट निकालने के लिए, भाई करंट को निकालने के लिए आरएलसी सर्किट में क्या करोगे आप, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का इम्पीडेंस, यही तो करना पड़ेगा आपको। तो टोटल वोल्टेज तो 250 है। अब इम्पीडेंस इस सर्किट का कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आरएलसी सर्किट में आपको पता है इम्पीडेंस की वैल्यू √R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। अब एक्सएल कैसे निकालोगे, तो आप निकाल लो 2πfL। एफ दिया है 50, एल दिया है 0.75 रख दिया, और कैलकुलेटर से ये वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है। अब बारी है एक्सी की, तो 1/2πfc, तो 2πfc। ये देखिए c तो है ही नहीं हमारे पास, तो जब c नहीं है तो हम भाई xc नहीं निकाल पाएंगे, और xc नहीं निकाल पाएंगे तो z नहीं निकाल पाएंगे, और z नहीं निकाल पाएंगे तो करंट नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमने देखा कि यार क्वेश्चन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो हो सकता है कि उसका कुछ इस्तेमाल हो। तो यहाँ देखिए मैंने इस्तेमाल किया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 55 हर्ट्ज क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मैंने वैल्यू रखा 2π√L/c, और L की वैल्यू रख दिया। और यहाँ देखिए यहाँ C अननोन है, और बड़े आराम से आप C की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चों इसीलिए दिया है ताकि आप C फाइंड आउट कर पाओ, और C फाइंड आउट कर पाओ तो Z निकाल लो, और Z फाइंड आउट करने के बाद आप I निकाल लो। तो यहाँ से C देखिए मैंने कैलकुलेटर से निकाल रखा है 11.17 माइक्रोफैरेड आया है। ये वैल्यू इसमें पुट किया, 285 आया। एक्सएल, एक्सी और आर की तीनों वैल्यू हमने जेड के एक्सप्रेशन में पुट किया, और जेड की वैल्यू आ गई 63.60। अब इसको मैंने करंट वाले वैल्यू में रख दिया, करंट के जो फार्मूले में, तो ये आ गया 3.93 एम्पियर। यही लाइन करंट की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया आपने। दूसरे पार्ट में पावर कंजम्पशन पूछ रहा था। तो पावर कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ भाई, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का फार्मूला I²R या VI cos फाई। तो cos फाई हमने निकाला नहीं है, तो क्यों हम उस फार्मूले के लफड़े में पढ़ने जाए। तो सीधे सीधे I²R, क्योंकि R भी पता है आपको, I भी पता है, लेकिन I का कौन सा वैल्यू, RMS वैल्यू। यहाँ 250 आप कौन सा वैल्यू लेके चल रहे हो, RMS लेके चले। भाई कुछ नहीं दिया है मतलब क्या दिया है, RMS दिया है, तो करंट भी RMS आएगा। तो 3.93 करंट की वैल्यू का स्क्वायर इंटू 40। यहाँ देखिए मैंने किनारे लिख रखा है इसको। तो चलिए आपने पावर कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम आपने लिखा है तो उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल दिया है तो तुरंत VL फाइंड आउट कर लेंगे। अरे भाई कॉइल का मतलब पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। कॉइल के पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, मतलब ये कॉइल, ये पूरा कॉइल है, इसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। ये नहीं कि यहीं पे आपने निकाला और काम सोचा आपने कि हमारा काम हो गया, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में ये मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। वोल्टेज अक्रॉस कॉइल मतलब ये टोटल वोल्टेज निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, तो ज़रा कॉइल को ध्यान से देखो। भाई कॉइल क्या होता है, RL सर्किट होता है ना, तो RL सर्किट का वोल्टेज आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको VR और VL निकालना पड़ेगा। तो कॉइल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। आपको याद होगा सीरीज RL सर्किट में टोटल वोल्टेज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज इक्वल टू √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब VR कैसे निकालोगे, तो फिर से वही I इंटू R। I है 3.93, R गिवन है 40, ये आ गया। VL I इंटू XL, I हमको गिवन है, XL हमने फाइंड आउट कर लिया, रख दिया वैल्यू 925। और फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में रख के 939 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया पूरे कॉइल का वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था। अब चौथे पार्ट में क्या पूछ रहा था आपसे कि कहाँ गया प्रॉब्लम, चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। चौथे पार्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VR, VL एंड VC एट रेजोनेंस कंडीशन।
या एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपको वी आर, वी एल और वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए। तो खुद पहले सोचिए भाई, आपने अगर सोच लिया है तो आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स 55 हर्ट्ज दे रखा है। जब सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है वो टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। आप बच्चों ध्यान दीजिए, आरएलसी सर्किट में मैंने रेजोनेंस के कंडीशंस बताए थे, बहुत सारे फिनोमेना हो रहे थे। तो उसी फिनोमेना से एक फिनोमेना हो रहा था कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा था। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप वी आर की वैल्यू टोटल वोल्टेज के इक्वल पुट कर दीजिए 250 वोल्ट। तो वी आर आ गया 250 वोल्ट। तो चलिए आपने वी आर निकाल लिया है, अब बारी है वी एल की। तो वी एल कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो वी एल आई इंटू एक्सएल। अब ये नहीं कि सर हमने वी एल तो निकाल लिया है फिर हम दोबारा क्यों निकालें। अरे भाई, ये जो वी एल है वो 50 हर्ट्ज पे निकाला है और यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी बदल के आपसे पूछ रहा है, 55 हर्ट्ज पे पूछ रहा है आपसे वी एल की वैल्यू। तो 50 हर्ट्ज पे आपको वी एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो वैल्यू 50 हर्ट्ज के वैल्यू से अलग आएगा। अब आप सोचोगे कि सर क्यों अलग आएगा, ये क्या बात हुई। अरे भाई, क्यों नहीं बात हुई, जब आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो इम्पीडेंस बदलेगा, एक्सएल बदलेगा। तो जाहिर सी बात है जब एक्सएल बदलेगा तो वी एल अलग आएगा, और जेड बदलेगा, भाई फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो जेड बदलेगा, और जेड बदलेगा तो आई भी बदलेगा। तो आई और एक्सएल और एक्ससी ये सब अलग अलग आएगा क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया है। तो सबसे पहले तो 55 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम करंट निकालते हैं। भाई जिस तरह से आपने 50 हर्ट्ज पे करंट की वैल्यू निकाली, वैसे ही आपको 55 हर्ट्ज पे करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप आगे की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि रेजोनेंस कंडीशन में करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, V बाई आर। भूल गए लग रहा है आप लोग। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस R के इक्वल हो जाता है। तो Z यहाँ पे कितना हो गया भाई, R, और R की वैल्यू 40। तो I कितना हो गया भाई, V बाई जेड। अरे ये तो याद होगा ना आपको। और V कितना है 240, और Z कितना हो गया 40। ये देखिए रख दिया मैंने। तो 25/4 ये आ गया करंट। आपने देखा ना, पिछले वाले करंट से अलग आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। अब बारी है VL निकालने की। तो VL I इंटू एक्सएल। तो ये देखिए I की वैल्यू मैंने रख दिया, और एक्सएल के लिए 2 पाई एफ देखिए मैंने 55 रखा है। पिछली बार 50 रखा था क्योंकि 50 पे पूछ रहा था, इस बार 55 पे पूछ रहा है इसलिए 55। और L की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, L की वैल्यू तो वही पुरानी वैल्यू होगी। L की वैल्यू का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना कोई लेना देना होता है। तो ये रख दिया 0.75, और इसको कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1632 वोल्ट के करीब। और यही वोल्टेज की वैल्यू VC के इक्वल आएगी। क्यों भाई, क्योंकि सर्किट जब रेजोनेंस पे होता है तो आपको पता है कि सर्किट जब रेजोनेंस पे होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट, तो VL और VC इक्वल होगा। और नहीं भरोसा तो आप निकाल के चेक कर लो। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC, और XC देखिए मैंने रखा है 2 पाई इंटू 55, और C की वैल्यू आप निकाल रखे हो, रख दो और कैलकुलेट करके देखो, इतना वोल्ट आएगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम था, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह का प्रॉब्लम आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, ये तो ठीक है भाई, सीखना है, सॉल्व करना, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा एक मैजिकल रिजल्ट, बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। आपने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं ध्यान दिया है। ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये तो बराबर आया क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे है। बट आपका सप्लाई वोल्टेज कितना था, 250। आपने सिर्फ दिया 250 वोल्ट, और किसी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आ गया 1632, जो कि कहीं ज़्यादा है सप्लाई वोल्टेज से। सोचिए ना, ऐसा हो सकता है कि भाई आपने सप्लाई दिया कम। भाई अब तक आपने पढ़ा है कि जितना हम सप्लाई देंगे, उस सप्लाई से जितने एलिमेंट कनेक्ट हैं उनके क्रॉस वोल्टेज सप्लाई से कम ही आएगा, ये तो कंफर्म होता है। बट यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सप्लाई आप दे रहे हैं 250 और किसी एक एलिमेंट के क्रॉस 1632 वोल्ट आ रहा है। देख रहे हैं आप,
VL की वैल्यू 1632 वोल्ट आ रही है, VC की वैल्यू 1632 वोल्ट आ रही है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो वायलेट हो रहा है रूल, भाई हमने दिया 250 वोल्ट और हमारा नेट वोल्ट भी 250 आना चाहिए, यहाँ तो 1632 उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वायलेट हो रहा है रूल। अरे भाई वायलेट नहीं हो रहा है, आप ज़रा निकालिए तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR कितना है 250 और VL VC इक्वल हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, भले ही ज़्यादा हो गया लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना, तो टोटल वोल्टेज कितना आया भाई 250। तो रूल कहाँ वायलेट हुआ, आपने 250 दिया और नेट भी 250 आया। बट हाँ, एक एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कहीं ज़्यादा आ गया आपके सप्लाई वोल्टेज से। दिस फेनोमेना इज नोन एज वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वर्ड आपने सुना होगा फिजिक्स में। मैग्नीफिकेशन का मतलब चीज़ें बढ़ के आती हैं, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मीन्स वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है। 250 दिया और मिल गया 1632, यानी कि अगर हमें वोल्टेज मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, भाई कितना वोल्टेज मैग्नीफाई हुआ, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन से। वोल्टेज मैग्नीफिकेशन ये हमें पढ़ना है और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस नाम से इसको जानते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज मैग्नीफिकेशन, तो कितना वोल्टेज मैग्नीफाई हुआ भाई 250 और कितना हो गया 1632, तो कितना हो गया 1632 और कितने में 250 में, तो ये वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई। मीन्स वोल्टेज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू किसके क्रॉस वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है, VL के, और कितने में, V में, जो टोटल है उतने में मैग्नीफाई हो गया, या VC बाई V, ये आप लिख सकते हो। तो आपने देखा यहाँ एक मैजिकल इवेंट हो रहा है, मैजिकल फिनोमेना हो रहा है कि वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है। दैट्स वाई सीरीज RLC सर्किट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट। यही कारण है कि सीरीज सर्किट को वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज मैग्नीफाई होकर मिल रहा है, इसीलिए हम इसको वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट के नाम से भी जानते हैं। और यही होगा पैरेलल में, बट उसमें करंट मैग्नीफाई होगा, तो उसको किस नाम से जानेंगे हम, करंट रेजोनेंस सर्किट के नाम से। तो बच्चों जहां आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट हेडिंग डाला है वहां आप लिख लीजिएगा ऊपर ही कि दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट, और जब आप पैरेलल हेडिंग डालिएगा तो वहाँ आप डाल दीजिएगा कि दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज करंट रेजोनेंस सर्किट। और वहाँ करंट कैसे मैग्नीफाई होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम पैरेलल में सीखेंगे। फिलहाल अभी हमें सीरीज पे चर्चा करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सर्किट को वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट क्यों कहते हैं। कुछ लोग की क्वेरी भी आई थी, तो इस वीडियो को आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं इसको। और बच्चों सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक और नाम से पुकारते हैं हम इस सीरीज RLC सर्किट को, तो वो हम सीखेंगे बाद में। तो ये चीज़ आप लिख लेना, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल आपको कराया क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।